हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मग। मैं हूं सी पिंकेश ठकरानी और आज इस वीडियो के अंदर में वी आर गोना टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के 7 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या फिर जर्नी को शुरुआत करने से पहले। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप प्रैक्टिस में जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगे उतना ही वॉर के अंदर में खून कम बहेगा। तो बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ये एक बड़ी जर्नी है। बड़ी जर्नी के अंदर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो इन सभी टिप्स को ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्या है ये इंपॉर्टेंट टिप्स? नंबर 1 टिप जो मैं आप लोगों को दूंगा वो है कि आपने ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक कोई भी डॉक्टर जब कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो मरीज के सभी सिम्टम्स एंड उसकी एज एंड ऑल सब चीज़ें समझकर जो है टिप्स देता है या फिर वो अपनी दवाइयाँ लिखता है। उसी तरह से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर में बहुत सारे एलिमेंट्स देखने चाहिए। आपकी सैलरी कितनी है, या फिर आप अपने एम्प्लॉयमेंट से कितना कमाते हैं, या फिर आपके पास में कौन कौन से सोर्सेस है, आपकी एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आपके पीछे में कितने डिपेंडेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। इवन आपको अपने इमरजेंसी फंड का भी इंतज़ाम करना चाहिए, जहाँ पर आपको 6 महीने, 8 महीने या फिर 1 साल 2 साल के पैसे पड़े होने चाहिए खर्चे के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा पैसा लगा दिया स्टॉक मार्केट के अंदर में, स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ गया, आप डर गए और उसकी वजह से आपने अपने पूरे इन्वेस्टमेंट्स को लॉस पे बेच दिया। तो हर महीने का डिसाइड कर लीजिए कि बॉस मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड डिफ़िकल्टी मैं हर महीने इतना पैसा डाल सकता हूँ। देखिए, पैसा आप डालेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो ऐसे केस के अंदर में आपके पास कुछ ऐसे सोर्सेस होने चाहिए जहाँ पर आप और पैसा डाल सके, क्योंकि तब आपको बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कम रेट के अंदर में मिलते हैं। तो यस, आपको अभी एक प्लान बनाना है या लिख कर रखना है कहीं ना कहीं कि बॉस मैं हर महीने इतना पैसा तो मिनिमम डालूंगा, एंड मेरे पास दूसरे सोर्सेज भी है कि इन केस मार्केट में मेजर करेक्शन आता है तो मैं और पैसे डाल पाऊंगा। किसी भी केस के अंदर में आपने अपना पूरा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर में या फिर किसी भी तरह से एक ही इन्वेस्टमेंट के अंदर में नहीं डालना चाहिए। नंबर 2, टाइम हॉरिजन। आपके पास पता होना चाहिए कि कितने समय के लिए आप पैसा डालना चाहते हैं। 5 साल, 10 साल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ही होता है कि 5 साल से ज़्यादा, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आएंगे इसके अंदर में। हो सकता है जैसे स्टॉक के अंदर में आपने पैसा डाला वो स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है रिजल्ट का वेट है उसके अंदर में, या हो सकता है कि उस सेक्टर के अंदर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सेक्टर रिवैम होते हैं, बिजनेसेस रिवैम होती है, कंपनीज रिवैम होती है, उसके लिए समय लगता है। आप 18 साल के हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा टाइम हॉरिजॉन है। आप मैरिड है तो आपको थोड़ा कॉशियसली खेलना पड़ेगा। आप रिटायर्ड है तो उस केस के अंदर में आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर में कंजर्वेटिव स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में आपको जाना पड़ेगा। कंजर्वेटिव यानी कि आपको बॉन्ड्स या फिर एफडीज में जाना पड़ेगा। पर्पस भी आपको डिसाइड करना है कि जो आप पैसा डाल रहे हैं किस पर्पस के लिए डाल रहे हैं। रिटायरमेंट पर्पस के लिए, या फिर बच्चे के एजुकेशन के लिए है, या कि बच्चे की शादी के लिए या खुद की शादी के लिए है। तो टाइम हॉरिजन आपको जो है डिसाइड करना है, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा ना हो कि आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है ये सोचकर कि 1 साल के अंदर में हम पैसा निकाल लेंगे और वो इन्वेस्टमेंट डेड हो गया। हो सकता है इसके अंदर में रिवाइवल हो सकता है इसमें कोरोना आ गया तो उसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गया। उस केस के अंदर में आप लॉस पे बेच कर निकल जाएंगे और आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो जर्नी है शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3 ये है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लीजिए। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एसेट एलोकेशन, कि आप पैसा गोल्ड में कितना डालने वाले हैं, स्टॉक्स में कितना डालने वाले हैं, बॉन्ड्स में कितना रखने वाले हैं, एफडीज में कितना रखने वाले हैं। अगर आप कंजर्वेटिव है, आपकी एज बहुत ज़्यादा है, तो बॉन्ड्स और एफडी में आपका पैसा ज़्यादा रहेगा। अगर आप मॉडरेट है तो आप बैलेंस करके चलेंगे, इक्विटी और एफडीज एंड जो बॉन्ड्स रहेंगे, बॉन्ड्स एंड इक्विटीज़ को आप मैनेज करके चलेंगे। अगर बात करते हैं एग्रेसिव, आप बहुत ही यंग है, आप जो है 20-22 साल के हैं, तो ऐसे केस में आप अपना बहुत सारा पैसा इक्विटीज़ में डालना प्रेफर करेंगे। तो जो भी है आपकी एज के हिसाब से, फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, आपके सभी स्टेटस, लाइफ के स्टेटस के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है उसको आपको स्टिक होकर चलना है। उसमें बार बार चेंजेस नहीं करने हैं। मैं कह रहा हूँ बार बार चेंजेस नहीं करना। आगे एक टिप के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चेंज करना है। नंबर 4, आपको रिस्क समझनी है। देखिए, आपके अंदर में क्षमता होनी चाहिए कि जो अप्स एंड डाउन्स है उसको आप अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सके। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट गिर गया और आप पूरी तरह से पैनिक में आ गए, अपने शेयर्स को बेच दिया। देखिए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और काफ़ी लोगों के साथ में ऐसा हुआ है
तो देखिए स्टॉक्स रिस्कियर होते हैं बॉन्ड से, और बॉन्ड्स भी पूरी तरह से 100% सेफ नहीं होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अप्स एंड डाउन्स अगर आप सह सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अप हो गया कोई स्टॉक तो आपने उसमें और ज़्यादा पैसे डाल दिए। IRCTC में ऐसा हुआ था। या फिर बहुत ज़्यादा स्टॉक नीचे आ गया तो आपने उसको बेच कर निकल गए। काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो नीचे आ जाते हैं, 50% डाउन हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर में कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है और वो स्टॉक्स बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। हमने पैंडेमिक में देखा है कि कोई चीज़ ज़ीरो नहीं होती है और काफ़ी स्टॉक्स जो है वापस अपने लेवल पे आ गए, प्री पैंडेमिक लेवल से काफ़ी ऊपर आकर जो है काफ़ी डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं। तो ऐसे केस में आपको रिस्क को डाइजेस्ट करने आना चाहिए। नंबर 5 टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों ने फॉलो करनी चाहिए, एंड दैट इज डाइवर्सिफाई। आप लोगों को कुछ लार्ज कैप के अंदर में, कुछ मिड कैप के अंदर में, कुछ स्मॉल के, कुछ वैल्यू स्टॉक्स जैसे कि ITC, हाँ मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यस ग्रोथ स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस, या फिर अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप म्यूचुअल फंड्स या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर में आप लोगों को थोड़ा सेफ फील होगा बिकॉज आप डाइवर्सिफाइड है। मार्केट गिर रहा है ज़बरदस्त, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है वो उस तरह से नहीं गिरेगा। या फिर एक सेक्टर गिर रहा है तो उसकी वजह से आपके पूरे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। तो आपको डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग एसेट क्लासेस देखने हैं। इसमें आप गोल्ड भी देख सकते हैं, आप बॉन्ड्स भी देख सकते हैं, उसमें भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एंड सो अभी बिटकॉइन भी आ गया है और क्रिप्टो करेंसी के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन यस वो भी एक प्रकार से एक एसेट क्लास माना जा रहा है। मैं कह रहा हूँ माना जा रहा है नहीं है वो बात की बात है। नंबर 6 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। कई बार हमारे पास में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग के नाम पर एडवाइजरी सर्विसेज आ जाती है, तो हम लोगों को कई सारे डीमेट अकाउंट थमा दिए जाते हैं जिसके अंदर 1% 2% तक के कमीशन रहते हैं। तो चेक कीजिए कि बॉस आपको जो है कितना कमीशन लग रहा है। ज़ीरोधा पे, एंजल ब्रोकिंग पर या फिर अपस्टॉक पर आप जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि डिलीवरी पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। स्मॉल केस में भी आप जो है ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना आपको खर्चा आता है एक स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप खर्चों को देखिए कि बाइंग करते समय भी आपको कमीशन लग रहा है, आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट के, सेलिंग के समय भी आपको करना पड़ रहा है। एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं US स्टॉक मार्केट के अंदर में, तो देखिए 500 रुपये तो सिर्फ पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए लग जाएगा, 5% तो वहीं पर चले गया। तो इसीलिए आपको इस बात को भी कंसिडर करके चलना है। अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट हर महीने का सिर्फ 2-4 हज़ार रुपये करने का है और आप डायरेक्ट एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये आपके लिए एक महंगा सौदा हो सकता है। वहीं पर म्यूचुअल फंड्स आपके लिए काफ़ी अफोर्डेबल हो सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को भी कंसिडर कीजिए, ये खर्चा कमीशन का जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। वैसे अगर आप एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अच्छा रिटर्न तो देते हैं,